दूरी पक्की कर ली है। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लो टनल पॉली हाउस में नर्सरी की तैयारी करने के तकनीक और फायदे। बदलते मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखरेख। प्रदेश में इन दिनों जोरों की ठंड पड़ रही है। ऐसी स्थिति में बिचड़ा तैयार करने पर एक तो बीजों का अंकुरण देरी से होता है, तो वहीं दूसरी ओर अधिक ठंड के चलते पौधे मर जाते हैं। अगर किसान बिचड़े को लो टनल पॉली हाउस में तैयार करते हैं तो स्वस्थ और अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। तो क्या है यह लो टनल पॉली हाउस और इसके फायदे क्या क्या हैं? आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से। लो प्लास्टिक टनल एक ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रोपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। यह फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। यह तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 40 से 60 दिनों तक 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसको बनाने का उद्देश्य हमारा होता है कि हम लोग जो गर्मा सब्जी की खेती करते हैं, विशेषकर हमारा जो लत्तर वर्गीय सब्जी होती है, लौकी, कद्दू, करेला, नेनुआ, तोरई, इसका किसान भाई हमारे फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई करते हैं। तो उस समय जब तापक्रम आता है तो बीजों का जमा हो जाता है और इनका उत्पादन होते होते किसान भाइयों को अंतिम जुलाई के समय में जब बरसात पकड़ा जाता है तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए और अगेती फसल के लिए लो कास्ट पॉली टनल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें हम जो अर्धचंद्राकार सुरंग बना करके, जिसमें हम सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक से ऊपर की तरफ से ढक देते हैं पूरी तरीके से और किनारे किनारे से उसको मिट्टी से हम दबा देते हैं। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से उठी हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती हैं। इसके बाद क्यारियों के बीच में एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास के पाइपों को मोड़कर हुप्स या फिर घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रहनी चाहिए। उसमें जो सब्जी का पौधा तैयार करते हैं, सब्जी का पौधा तैयार करने के लिए हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती है उसमें हम कंपोस्ट का मिश्रण बना करके उसमें 1-1 के अनुपात में गोबर का सड़ा हुआ खाद,
मिट्टी और उसके बाद हल्का सा जो है बालू मिला करके अगर हम तैयार करते हैं, उसमें हम एक एक बीजों की बुआई करते हैं। और दूसरा बात कि इसमें हम अगर हम प्रोटीन नहीं मिल पा रहा तो पॉलीथीन की जो छोटी छोटी थैलियाँ आती हैं उसमें हम बीजों का बुआई करते हैं। और बीजों का बुआई करने के बाद उस टनल के अंदर हम रख देते हैं और पूरी तरीके से हम अगर कवर कर देते हैं तो जो बाहर का जो तापक्रम होता है उससे अंदर का तापक्रम 7 से लेकर के 12-13 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे हमारा बीजों का जमाव हो जाता है। और बीज का जमाव के बाद हम जब किसान भाई सीधे हम बीज लगाते हैं मार्च में फरवरी लास्ट में, तो उस समय हम सीधे तौर पे पौध लगाते हैं तो उनका अर्ली उत्पादन भी हमारा 30 से 35 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो वह उत्पादन को बाज़ार में दे करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि बेमौसमी सब्जी का, तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन में यह पॉलीचैनल किसान भाइयों के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको लगाने में बहुत खर्चा भी नहीं आता है। अगर हम बात करें तो इसमें स्थानीय स्तर पर हम बांस की उपलब्धता होती है और जो प्लास्टिक का सीट होता है उस प्लास्टिक को सीट हम बाजार से मंगा करके हम लगा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल की प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। यह तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों तथा खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीक से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर या नर्सरी तैयार कर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार भाव अधिक रहता है। और इसकी बनाने के लिए अगर हम बात करें तो खर्चा की, तो 1 मीटर चौड़ा जो हम बेड बनाते हैं उसी बेड पे हम इसको अर्धचंद्राकार सुरंगनुमा संरचना बनाते हैं। तो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम खर्चा बात करें तो हमारा 25 रुपया से लेकर के 30 से 35-40 तक का हमारा खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो स्थानीय स्तर पर बांस उपलब्ध हो जाता है। मेन प्लास्टिक का जो खर्चा आता है, प्लास्टिक भी हमारा जो है इसमें हम जो लगाते हैं वह प्लास्टिक हमारा 200 माइक्रोन का होना चाहिए थिकनेस का। और वह प्लास्टिक लगाने के बाद फिर संभाल करके उस प्लास्टिक को भी हम इस्तेमाल अगले बार के लिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटनल का उपयोग किसानों को करना चाहिए और इससे जो है काफ़ी किसान को लाभ भी मिल रहा है और बहुत सारे किसान हमारे कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे तो इसमें हम प्याज का भी पौधा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्याज का पौधा अगर इस समय तैयार करेंगे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई तैयार भी कर चुके हैं, तो जो पाला पड़ता है उससे टेम्परेचर जब डाउन होता है प्याज का फसल पीला हो जाता है पौधा, तो क्वालिटी पौधा हमारा नहीं हो पाता है। अगर क्वालिटी पौधा रहेगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा देगा। तो इसलिए पॉलीचैनल बहुत हद तक, अभी बहुत सारे किसान हमारे जो बोरो धान की खेती करते हैं वो भी पॉलीचैनल लगा करके सब्जी का धान का पौधा तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पॉलीचैनल की छोटे किसान और मध्यम किसान हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि बदलते मौसम में मुर्गियां और उनके चूजे जल्दी से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में इनकी देखभाल आप कैसे करें, चलिए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद से। ख़ास तौर से जो भी मुर्गी पालक हैं और इस समय में अगर चूजा लाते हैं, सबसे पहला चीज़ तो चूजा लाना है, या अगर आपने चूजा आपके देसी मुर्गी के अंडों से उत्पन्न हुआ है तो उन चूजों के लिए भी
पहला काम तो ये है कि आप मुर्गी के चूजों को लाने के साथ उसके घर को इस तरह से बना के रखें ताकि वो घर आपका थोड़ा गर्म रहे। हो सके तो उसमें अगर आप हीटर लगा सकते हैं तो हीटर लगा करके गर्म रखिए जब मुर्गी को लाना हो तब। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया हुआ होना चाहिए। इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना कर देना चाहिए कि चूजे ठंड से बचे रहें और उन्हें ठंड न लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के लिए हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। और आप चूजों को गर्म रखने के लिए, क्योंकि चूजों का मुर्गी का शरीर का तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो बाहर का तापमान तो 107 होगा नहीं, तो शरीर को जब मुर्गी के चूजों को ठंड लगेगी और ठंड लगने से क्या होगा, वो अपने शरीर का तापमान नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि ठंड के मौसम में चूजों में खास करके बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप पहला कार्य यही करें कि लाने से पूर्व आप उस घर को गर्म रखने का कीजिए व्यवस्था, और साथ में जब आप चूजे रख देते हैं तब भी अगर बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर और तो उस अवस्था में आप हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गांव में अगर आपके पास हीटर नहीं या बिजली की सुविधा नहीं है तो आजकल बाज़ार में बुखारी करके एक चूल्हा टाइप का आता है, तो बुखारी में आप लकड़ी का बुरादा भरा जाता है उसमें, और लकड़ी के बुरादा को भर करके अगर आप आग लगा देते हैं तो वो रात भर जलता रहेगा। और रोशनी के लिए आप एक लैंप भी रख सकते हैं, लेकिन कमरे को गर्मी देने के लिए आप बुखारी का प्रयोग कर सकते हैं। चूजे आने से पहले लिटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लिटर पूरा नया होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। और इस अवस्था में जो भी खिड़की वगैरह है उस पे आप बोरा लगा करके रखें। दिन के समय में तापमान ज़्यादा होता है तो उस समय आप थोड़ा खिड़की खोल के भी रख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि उस मुर्गी घर में आपका गैस उत्पन्न हो जाएगा। तो गैस भी बनने से क्या हो, उसको मुर्गी चूजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी व्यवस्था क्या करनी है कि जैसे अगर पानी के टंकी से पानी दे रहे हैं तो प्रयास कीजिए ठंड के मौसम में आप हल्का उस पानी को थोड़ा सा सुसुम जिसको कहते हैं वो कर लीजिए और तब आप पानी दें। अन्यथा ठंड में अगर आप ठंडा पानी पिलाएंगे तो मुर्गी के शरीर का और भी ठंडा हो जाएगा, तो ऐसी अवस्था में उसके शरीर का तापमान गिर जाने से मृत्यु दर बढ़ सकती है। जहाँ तक बड़े मुर्गियों का बात है तो जब उनके पंख निकल जाते हैं तो मुर्गियाँ खुद अपने शरीर का तापमान बना लेती हैं। लेकिन अगर ठंड हवा चले तो इसके लिए आप मुर्गी के घर में निश्चित रूप में आप बोरा लगा दें। खिड़की की जो भी जाली या खिड़की है उस पर बोरा लगा करके रखें ताकि ठंडी हवा उसमें प्रवेश नहीं कर सके। और उन्हें भी, बड़े मुर्गियों को भी ठंड के मौसम में आप हो सके तो थोड़ा सुसुम पानी करके ही पीने के लिए दें। प्राइवेट हैचरी से पहले दिन के चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मैरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो पहले दिन के चूजे में
मेरेक्स टीकाकरण 2 से 7 दिन पर रानीखेत यानी F1 स्ट्रेन टीका देना चाहिए। और दाना का में कमी नहीं रखना है, क्योंकि दाना से किसे क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गया और जिससे उनके शरीर को के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। और अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठंड से जो आपको चूजों या मुर्गियों का नुकसान होता है उससे बचाया जा सकता है। और अगर आप चूजे अगर नहीं बचा पाएंगे तो आपकी आमदनी भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आप ठंड के मौसम में थोड़ा खाने और इसमें परिवर्तन करके रखें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। समय से बोई गई आलू की फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था में खरपतवार, कीट और रोग फसल की बढ़वार को काफी बाधित करते हैं, जिससे उत्पादन में कमी होने लगती है। इसलिए फसल की निगरानी करते हुए जरूरी प्रबंधनों को अपनाना पड़ता है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। जो भी किसान हमारा चाहे देर से लगाए हैं या समय से आलू की बुआई किए हुए हैं, उसमें प्लांटिंग किए हुए हैं, तो सब लोग खाद डालकर ही उसका DAP हो गया, पोटास हो गया और यूरिया हो गया या नाइट्रोजन के अन्य जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके माध्यम से अगर हमारे किसान भाई उसको किए हैं। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुआई कर दी है, वो 30 दिन की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवार मुक्त कर दे, जिससे फसल की बढ़वार सही ढंग से हो सके। तो उसमें हम किसान भाइयों को ये सलाह देनी है कि हमारा जो मिट्टी चढ़ाने वाला काम है ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण काम है और मिट्टी चढ़ाने को हम 30 दिन के अंदर अंदर जो मिट्टी चढ़ाने का काम है इसको पूर्ण कर लेंगे। अगर 30 दिन के ऊपर मिट्टी हम नहीं चढ़ाते, पौधे हमारे बड़े हो जाते हैं, फिर उसके खेत में घुसने में दिक्कत होती है और बड़ी समस्याएं आती हैं, परेशानी होती है। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद जो सिंचाई होती है, हमारे सिंचाई देखते रहना है हम लोगों को, क्योंकि ये फसल जो है 100 से 120 दिन की होती है। 120 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है और इसकी हम खुदाई कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान देना रहना होता है कि इसमें नमी हम हमेशा बरकरार रखें। प्रयास ये करना है कि ज़्यादा पानी ना लगने पाए। तो मेड़ों में हम लोग इसलिए देते हैं कि जो हम मेड़ों के बीच में जो फर्रियाँ बनी रहती हैं, फर्रियों में हम पानी देते हैं और पानी इतना देते हैं कि हमारी फर्रियाँ 3/4 तक भीग जाए। फिर उसके बाद हम उस पानी को दूसरे नाली में काट देते हैं। तो 3/4 का मतलब ये हुआ कि उसकी नमी से पूरा हमारा जो मेड़ है वो भीग जाएगा। प्रयास ये करते रहना है कि मेड़े में पानी टिकने ना पाए। आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो वही 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा
बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। हमारे किसान बोलते हैं पाला मार दिया है, पाला मार दिया है, या पाला मारने की समस्या होती है। तो अधिक जब ठंडी होती है तो उसमें हमारे जो आलू के पत्ते होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं और उसमें ठंडी के कारण फफूंद रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ठंडी से बचाने के लिए, पाला से बचाने के लिए हमारे किसान भाई अलग अलग अन्य तकनीकी अपनाते हैं। कुछ राख छींट देते हैं कि पाला का डायरेक्ट असर ना पड़े पत्तियों पर, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे किसान भाई कि पाला के बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे पाला का कुछ हद तक क्या बहुत हद तक हमारा बचाव हो जाता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को कि पाला से बचाने के लिए उसकी सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे पाला का कंट्रोल हो जाता है। अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी में जो हमारे यहाँ लोग बोलते हैं पाला मार देता है, तो पाले का मतलब है कि कभी तो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दो होते हैं। तो अगेती झुलसा भी लगता है, पछेती झुलसा भी लगता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। के लिए हमारे किसान भाइयों को एक फफूंदनाशी दवा आती है, उसका हम लोग उपचार कर सकते हैं, उसका उपरिवेशन कर सकते हैं, जिससे हमारे जो फफूंद संबंधी रोग होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। एक हमारा फंजीसाइड आता है जो कार्बेंडाजिम 12% होता है, WP प्लस एक मैंकोजेब होता है 63% का। इसका एक मिक्सचर मार्केट में आता है, तो उसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर देते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बगवा, जिला भोजपुर के कृषक वीरेंद्र सिंह ने। ये सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वाइट रस्ट, जिसको सफ़ेद रतुआ नामक बीमारी भी कहते हैं, और यह जो सरसों वर्गीय पौधे हैं उनमें बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके जब बीमारी का प्रकोप होता है तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है। अगर बाद में इसका प्रकोप होता है तो जो फली बननी है, जहाँ पे जो सरसों की फली बननी है, उन फलियों की जगह में आपको एक स्ट्राइल फलियां होती हैं जिनमें बीज नहीं होता है। तो इसलिए इस जो बीमारी है इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हम सरसों में देखते हैं, और उन इलाकों में ज़्यादा मिलता है जहां पर अगर सिंचाई ज़्यादा की है या नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दी हुई है तो उस सरसों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। यह बीमारी पहचानना बहुत सिंपल है। इसमें जब पत्तियाँ, पहले जो पत्तियाँ नीचे की तरफ पत्तियाँ होती हैं उनमें सफ़ेद क्रीमी कलर के धब्बे दिखाई देते हैं नीचे की तरफ में, और ऊपर की तरफ में आपको भूरा धब्बा दिखाई देगा। तो इसमें आपका जो वाइट रस्ट का प्रकोप है, यह बीमारी का प्रकोप है वो होता है। इस बीमारी में जो इसका प्रसारण है वो बीजों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए। बुआई के समय में पहले ध्यान रखें, बीज उपचार के लिए बहुत सारे कवकनाशी उपलब्ध हैं। उसमें से पहला है जो एप्रोन SD मेटालेक्सिल 6 ग्राम प्रति kg बीज से आप उपचारित करके बीज को बोएं। अगर बाद में आपको जैसे ही खेत में बीमारी का प्रकोप दिखाई देता है तो आप इसमें मैंकोजेब या रिडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का आप छिड़काव करें, और ध्यान रहे खेत में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। सरसों का छाछाया रोग
यह एक कवक जनित रोग है जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों और टहनियों पर मटमैले चूर्ण के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है। इसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। इसके प्रभाव से खड़ी फसल को अधिक नुकसान होता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की पछेती फसल पर हो रहा है। छाछाया रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तना सड़न रोग। सरसों की फसल पर लगने वाला यह रोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह भूमि और बीज जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में तने पर दिखाई देने लगते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। उग्र अवस्था में इसका तना फट जाता है और पौधा मुरझाकर सूख जाता है। इसके संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल कवक के स्क्लेरोशिया दिखाई पड़ने लगते हैं। अधिक नमी की दशा में रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बुआई के पहले बीजोपचार कर लेना चाहिए। हमेशा रोगरोधी और प्रमाणित किस्मों के बीजों की बोनी करें। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देने पर और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 से 20 दिनों के अंतर पर करें। अधिकतम 4 से 5 बार छिड़काव करने से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यूरिया इत्यादि का संशोधित जो दर है उससे आप प्रयोग करें तो इस जो खतरनाक बीमारी है शत्रु की, इसका प्रकोप नहीं होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों